हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज बाला, हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा, ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए प्रथम वर्ष के खंड ख में यानी द्वितीय खंड से आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे और आदिकाल में प्रश्न बनता है एक रासो काव्य परंपरा के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि रासो काव्य परंपरा क्या है और इन्हीं रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है और उसके बारे में थोड़ा बहुत हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रासो शब्द के बारे में जान लेना आवश्यक है कि रासो शब्द की उत्पत्ति है, रासो शब्द कहाँ से बना है, क्या क्या इसके नाम दिए हैं अलग अलग विद्वानों ने। तो रासो शब्द को लेकर जो है विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद देखने को मिलते हैं। कोई विद्वान रासो शब्द की उत्पत्ति किसी शब्द से मानते हैं, कोई किसी शब्द से मानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो फ्रेंच विद्वान है गारसा द तासी, जिनका हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में भी नाम सुना है, गारसा द तासी, उन्होंने इस शब्द की उत्पत्ति है वो राजसूय शब्द से मानी है। राजसूय शब्द है, उसी से ही बाद में रासो शब्द बना है। लेकिन ये कोई तर्कसंगत नहीं लगता, ये उचित भी नहीं लगता कि कहाँ राजसूय शब्द है और कहाँ रासो है। इसके तो अर्थ भी अलग अलग हुए। कुछ एक विद्वान है वो रासो शब्द का जो संबंध है वो रहस्य और रामायण शब्द से निकालते हैं कि कोई कहता है रहस्य से बना है रासो शब्द, कोई कहता है रामायण से बना है, लेकिन ये भी तर्कसंगत नहीं है, कोई उचित प्रतीत नहीं होते। फिर आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का जो निर्माण है वो रसायन शब्द से मानते हैं कि रसायन से इसकी जो है इसका निर्माण हुआ है। लेकिन एक ग्रंथ है, रासो ग्रंथ ही है, बीसलदेव रासो, उसमें एक पंक्ति आती है, एक लाइन आती है जिसमें रसायन शब्द मिलता है और उस रसायन शब्द का मीनिंग है, अर्थ है, वो वहाँ काव्य लिया गया है कि काव्य के लिए रसायन शब्द का प्रयोग किया गया है और वही रसायन आगे चलकर रासो के रूप में जाना गया। तो यानी ये कहीं न कहीं उचित प्रतीत होता है कि काव्य के लिए रासो शब्द प्रयोग किया जाए, लेकिन बाद में यही रासो शब्द फिर और विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद किसी ने रासो की जो निर्माण प्रक्रिया है वो रासक शब्द से मानी है। रासक रूपक का ये एक भेद होता है, ये भी कुछ उचित लगता है। लेकिन एक आचार्य है, विद्वान है डॉक्टर भागीरथ मिश्र, उन्होंने कहा है कि पहले गेय काव्य को रासक कहते थे। गेय काव्य यानी जो गाया जाने वाला काव्य है उसको रासक कहा गया। पीछे इसका प्रयोग चरित काव्य और कथा काव्य के लिए होने लगा, यानी बाद में फिर जितने भी चरित्र से संबंधित काव्य लिखा गया या कथात्मक काव्य लिखा गया उसके लिए भी रासक शब्द का प्रयोग होने लगा। रासो नाम के चरित काव्य में कुछ का उपयोग गाने के लिए ही अधिकतर होने लगा, यानी जितना भी काव्य लिखा गया और वो गाए जाने योग्य था, जो संगीतात्मक था, जो गेयात्मकता लिए हुए था, उसी के लिए ही रासक या रासो शब्द प्रयुक्त होने लगा। तो यहाँ विद्वानों ने जो अध्ययन किया और उस अध्ययन से निष्कर्ष यही निकला कि रासो शब्द है वो रासक से ही बना है और वो रासक शब्द है वो रास से बना है और ये रास है ये कहीं न कहीं रस से इसका संबंध है। जो काव्य पढ़ने के बाद हमें जिस रस की अनुभूति होती है उसी रस से कहीं न कहीं रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। जैसे हम कोई वीरतापूर्ण काव्य पढ़ते हैं तो वीर रस की अनुभूति होती है, कोई नायिका के सौंदर्य से संबंधित काव्य पढ़ते हैं तो श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। तो इसी रस से ही रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो रासो शब्द है वो पहले काव्य के लिए प्रयोग होने लगा था और वो काव्य गाए जाने वाला और नृत्य करने वाला था, उसके लिए रासो शब्द का प्रयोग होने लगा था। तो ये
जो इसकी निर्माण प्रक्रिया है वो है कि ये रस से हुआ है, रस से ये रास शब्द बना, रास से फिर रासक बना और अंत में फिर रासों के रूप में हमारे सामने आया। तो आज हम जिस रासो शब्द का अध्ययन कर रहे हैं वो वास्तव में रस से ही बना है। तो यहाँ डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने भी ये कहा है कि वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, यानी वीर गाथाओं में जो वीरों की गाथाएं हैं यानी वीरतापूर्ण जो काव्य ग्रंथ लिखे गए उसमें कहीं रास यानी जो मंडलाकार नृत्य होता है उसे ही रास कहा जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में हम पढ़ते हैं श्री कृष्ण और राधा का रास, तो उसी से ही रासों की उत्पत्ति हुई है और ये रास ही बाद में कालांतर में यानी इस समय में ये रासो शब्द बन गया और यही रासक फिर हमें रासो ग्रंथ के रूप में जाना जाने लगा। फिर उसके बाद है कि अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो किससे मानी है। यहाँ ये टेबल है ये उसी को दर्शाती है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने रामायण से माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है, गारसा दत्तासी ने राजसूया से माना है, गिरियर्सन ने इसको राजदेश से माना है। तो यहाँ ये टेबल मैंने इसीलिए यहाँ दी है ताकि आप ये जान सको कि रासक शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है और विद्वानों ने क्या क्या नाम इसके लिए सुझाए हैं। तो ये अलग से 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि रासक शब्द से रास की उत्पत्ति किस आचार्य ने, किस विद्वान ने मानी है। तो यहाँ आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। फिर आगे है कि रासो शब्द की विशेषताएं क्या है, उसमें क्या है मुख्य रूप से जिन्हें हम रासो ग्रंथ कहेंगे। तो रासो ग्रंथ है वो वीर गाथाओं में जो रास देखने को मिलता है उसे ही रासो कहा है डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने। फिर आगे चलकर यही रास शब्द है वो रासो के रूप में रूपांतरित हुआ है यानी रासो के रूप में जाना गया है। तो रासो ग्रंथ मुख्यतः क्या होते हैं कि ये कथात्मक होते हैं। इसका जो कथानक है वो किसी न किसी कथा से संबंधित होता है यानी किसी न किसी कहानी से संबंधित होता है। वो कहानी वास्तविक भी हो सकती है, वो कहानी काल्पनिक भी हो सकती है। फिर है उसके बाद कि रासो ग्रंथ है वो मुख्यतः जैन कवियों ने धार्मिक दृष्टि से उसका निर्माण किया है। रासो ग्रंथों का निर्माण है वो जैन कवियों ने किया है, वो अपनी धार्मिक दृष्टि से उन्होंने किया है। उसके बाद है कि जो रासो काव्य है वो वीर गाथात्मक है यानी उन रासो ग्रंथों में वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है। वो वीरों की गाथाएं किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को लेकर, उसके जो इतिहास में प्रसिद्ध है वो व्यक्ति, उसकी जीवन लीला का, उसके जीवन चरित्र का, उसकी वीरता का, उसके पूरे जीवन को आधार मानकर ऐसे रासो ग्रंथों का निर्माण किया गया है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो रासो काव्य परंपरा है उसके काव्य के कितने वर्ग बनते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि रासो काव्य परंपरा के 2 वर्ग हैं। पहला वर्ग वो होगा जिसमें इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन को आधार बना के ये रासो ग्रंथ लिखे जाते हैं, यानी जो व्यक्ति इतिहास में प्रसिद्ध थे उनके जीवन को आधार बनाकर रासो ग्रंथ लिखे गए। उनकी वीरता, उनका जीवन चरित्र, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके निजी जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका राजनीतिक जो जीवन है उनके बारे में लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो है वो एक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को लेकर लिखा गया है, यानी पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन को आधार बनाकर पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है। तो एक वर्ग तो ये बनता है। दूसरा वर्ग है उन काव्यों का, उन काव्य ग्रंथों का, उन रासो ग्रंथों का जिनमें लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाया जाता है, यानी ये ग्रंथ काल्पनिक ग्रंथ होते हैं, यानी लोगों के बीच आम बोलचाल में जो कथाएं प्रचलित होती है उन्हीं कथाओं को आधार बनाकर रासो ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे उसमें उदाहरण है कि संदेश रासक है। संदेश रासक की रचना काल्पनिकता को आधार मानकर की गई है, तो इसमें कोई ऐतिहासिकता नहीं है, काल्पनिक तथ्यों को ही आधार माना गया है। तो ये 2 वर्ग बनते हैं रासो काव्य परंपरा के। फिर उसके बाद है प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, यानी यहाँ हम 6 रासो ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे जो रासो काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इसमें पहला जो ग्रंथ है वो है संदेश रासक। पहला रासो ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है, जिसके रचयिता है, जिसके कवि हैं वो है अब्दुर रहमान।
अब्दुल रहमान जो कि एक जुलाहा परिवार से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा में, किस भाषा में, अपभ्रंश भाषा में संदेश रासक की रचना की है। तो इसके जो रचना काल है उसके बारे में विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद हैं। कोई विद्वान उसे 11वीं शताब्दी का मानते हैं, कोई इसे 14वीं शताब्दी का मानते हैं, कोई इसे 12वीं शताब्दी का मानते हैं। तो इस प्रकार से इसके रचना काल के बारे में हम ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करेंगे, ये बहुत ही गहराई का विषय है और विद्वान कोई निष्कर्ष पर भी नहीं पहुँचे हैं, तो ये जानना अपने लिए आवश्यक नहीं है कि इसका रचना काल क्या है। हाँ, इसकी विषय वस्तु क्या है, इससे पहले ये जान लेना कि ये एक वीर्य से संबंधित खंड काव्य है, यानी उसमें एक वीर्य से ग्रसित नायिका का वर्णन किया गया है और ये एक काल्पनिक लोक कथा पर आधारित है। पीछे हमने रासो काव्य परंपरा के 2 वर्ग पढ़े थे। पहला वर्ग था जिसमें इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन को लिया गया था, यानी वो ऐतिहासिक होगा वो रासो ग्रंथ। दूसरा आता है कि काल्पनिक लोक प्रचलित कथा पर आधारित है। तो ये संदेश रासक है, ये वही काल्पनिक लोक कथा पर आधारित इसका कथानक है और इसमें वीर्य से ग्रसित एक नायिका की भावनाओं का और उसकी पीड़ाओं का आंतरिक अभिव्यक्ति इसको प्रदान की गई है। तो यहाँ पहला ग्रंथ है जो रासो काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है, संदेश रासक। इसके रचयिता है अब्दुल रहमान। दूसरा जो रासो ग्रंथ है उसका नाम है खुमान रासो। खुमान रासो जिसके रचयिता, जिसके कवि है दलपति विजय। कुछ एक विद्वान है वो इसके रचयिता ब्रह्म भट्ट को भी मानते हैं, ब्रह्म भट्ट को भी मानने वाले हैं कुछ एक विद्वान, लेकिन अधिकतर विद्वान इसके रचयिता दलपति विजय को मानते हैं। लेकिन इन दोनों के नामों में आज भी विवाद बना हुआ है, विवाद का ये विषय है। लेकिन खुमान रासो ग्रंथ की कहीं हस्तलिखित प्रतियां मिली है, हस्तलिखित यानी उनके रचयिता की हाथ से लिखे हुए कुछ पेज मिले हैं, कुछ पृष्ठ मिले हैं। उन पृष्ठों में जो लिखाई लिखी गई है, जो लिखावट है, वो दलपति विजय की ही है, यानी उससे पता चलता है कि इसके रचयिता दलपति विजय है। इसके अलावा खुमान रासो में जो द्वितीय राजा है खुमान, उसके चरित्र का वर्णन किया गया है, जो कि चित्तौड़ के राजा थे और उन्होंने चित्तौड़ पर होने वाले आक्रमण जो कि खलीफा अलमामू ने किया था उसको हटाया था। तो उसमें राजा खुमान की युद्धों का वर्णन किया गया है, यानी युद्धों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें खुमान राजाओं के स्तुति यानी उसका यशोगान किया गया है, जो कि अतिशयोक्ति रूप में है, यानी उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यानी ये मान के चलें कि खुमान रासो है वो खुमान राजा के दरबारी कवि थे दलपति विजय, उनके द्वारा किया गया है। तो उसमें राजा की वीरता का वर्णन, उसकी युद्ध वीरता का, उसकी दान वीरता का, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगान किया गया है और उसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस पर आधारित है ये खुमान रासो। यानी दूसरा ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो, जिसके रचयिता है दलपति विजय। तीसरा जो रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है वो है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो, इसके रचयिता है नरपति नालय। नरपति नालय ने इसकी रचना की है बीसलदेव रासो की। तो बीसलदेव रासो के बारे में भी इसके रचना काल के बारे में विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद है। कोई उसे 12वीं शताब्दी का मानते हैं, कोई इसे 10वीं शताब्दी का मानते हैं, कोई इसे 15वीं शताब्दी का मानते हैं। तो इसमें तो विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद है। लेकिन इसमें बीसलदेव रासो में वीरता का वर्णन भी है और साथ में इसमें श्रृंगार का भी वर्णन है। प्रेम पर आधारित है ये काव्य ग्रंथ है। तो ये इसको वीर काव्यों की कोटि में न रखकर, यानी वीरतापूर्ण काव्य की श्रेणी में न रखकर, इसे प्रेमाखान काव्य की श्रेणी में रखना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इसमें प्रेम पर आधारित काव्य लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि विवाह के पश्चात जो पति पत्नी का प्रेम जो प्रज्वलित होता है उसके बारे में ज़्यादा इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें जो कथानक है, जो वर्ण्य विषय है, वो राजा भोज की पुत्री है राजमती। उसका राजा बीसलदेव के साथ विवाह होता है। फिर बीसलदेव की वीरता का वर्णन है। फिर राजमती और बीसलदेव की नाराज़गी का वर्णन है। फिर राजमती के वियोग का चित्रण है। तो इस प्रकार से इसमें राजमती
और बीसल देव के प्रेम पर आधारित इसमें कथानक चुना गया है और उसी प्रेमाख्यान काव्य की श्रेणी में होने के कारण उसे वीर रस प्रधान काव्य नहीं कहा जा सकता। फिर अब तक हमने 3 रासो ग्रंथों के बारे में पढ़ा है। पहला है संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान का लिखा हुआ है। दूसरा खुमान रासो जो दलपति विजय द्वारा लिखा गया है। तीसरा है बीसल देव रासो जो कि नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। चौथा ग्रंथ आता है प्रमाल रासो। प्रमाल रासो जिसे हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसे आला खंड के नाम से जानते हैं, और इसके जो रचयिता है उसका नाम है जगनिक। जगनिक ने राजा परमाल देव के ये आश्रित कवि थे जगनिक। इन्होंने परमाल देव की वीरता का वर्णन और उसके जीवन चरित्र को आधार बनाकर इसमें परमाल रासों की रचना की गई है। तो इस परमाल रासों में 2 प्रसिद्ध वीरों का वर्णन किया गया है, आला और उदल नाम से। जो प्रसिद्ध सेनानायक थे परमाल देव की सेना के, तो इसमें आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। वो गेय काव्य के रूप में किया गया है, यानी जिसे गाया जा सके संगीतात्मक काव्य के रूप में किया गया है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आज भी वर्षा ऋतु के समय इस आला खंड को गाया जाता है। गांव-गांव में जहाँ महफिलें सजती है वहाँ इस आला खंड को गाया जाता है। तो ये प्रमाल रासो है, ये आला खंड नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये पूछा जा सकता है पेपर में कि आला खंड में किन 2 वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। तो इसमें आला और उदल नाम के 2 वीरों का वर्णन इसमें किया गया है। फिर उसके बाद आता है 5वां ग्रंथ है प्रमल, इसमें रासो काव्य परंपरा में 5वां ग्रंथ है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो कि एक वीर कथात्मक काव्य है, इसके रचयिता है नल सिंह। नल सिंह के द्वारा वीरतापूर्ण काव्य ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था विजयपाल रासो, जिसमें विजयपाल की युद्ध वीरता का और उसकी विजय का वर्णन इसमें किया गया है। ये एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें केवल 42 छंद आते हैं, छोटा ही ग्रंथ है। इसके रचनाकाल के बारे में कहा गया है कि ये 1298 ईस्वी में रचा गया है, लेकिन अन्य विद्वान इसके रचनाकाल कुछ और ही मानते हैं। तो इसके रचनाकाल के बारे में भी विद्वानों में अनेक प्रकार के मतभेद देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद 6ठा और अंतिम रासो काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ है हमीर रासो। हमीर रासो जिसके कवि है सारंगधर। सारंगधर के द्वारा इसकी रचना की गई है, लेकिन कुछ एक विद्वान है जैसे राहुल सांकरटैन है, वो इसके जो रचनाकार है उसे कवि जज्जल को भी मानते हैं कि कवि जज्जल ने ही हमीर रासो को लिखा है। तो ये विवाद का विषय है कि इसके रचयिता कौन है। कुछ एक इसको सारंगधर को भी इसके रचयिता मानते हैं और कुछ एक कवि जज्जल को मानते हैं। लेकिन रचनाकाल के साथ साथ इस ग्रंथ के प्रमाणिकता पर भी संदेह किया जाता है, क्योंकि ये पूर्ण ग्रंथ के रूप में उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके कुछ एक प्रतियां यानी कुछ एक भाग इस ग्रंथ का प्राप्त हुआ है, जिसमें केवल 8 छंद मिलते हैं। 8 छंदों के आधार पर ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये हमीर रासो नाम की कोई रचना लिखी गई है। इसका कथानक स्पष्ट नहीं होता कि ये किस बारे में लिखा गया है, क्योंकि जब इसकी पूर्ण प्रति मिलेगी यानी पूरा ये ग्रंथ मिलेगा तभी इसके रचनाकाल, इसके कथानक और इसकी कथा के बारे में कहा जा सकेगा। तो यहाँ 6 रासो ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें थे संदेश रासक, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो और हमीर रासो, जिनके रचयिताओं के बारे में पढ़ा हमने। रचनाकाल जो इनमें सभी के विवादास्पद ही रहे हैं, कोई भी विद्वान एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि इनका रचनाकाल क्या है, और साथ ही इनके कथानक के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे जो प्रश्न आता है वो है पृथ्वीराज रासो के बारे में। रासो काव्य परंपरा के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। अब एक रासो काव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो, जो कि इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को लेकर लिखा गया ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो जिसके कवि है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है।
चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी हैं, बचपन के मित्र हैं और इनके दरबारी कवि भी हैं। इससे पहले ये बताना जरूरी था कि पृथ्वीराज रासो का कथानक क्या है। पृथ्वीराज रासो जो अंतिम हिंदू सम्राट हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान, उनके जीवन को आधार बनाकर ये ग्रंथ लिखा गया है। उनके बचपन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उनके विवाह के बारे में, फिर उनकी युद्ध वीरता के बारे में, उनकी रणनीति के बारे में, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े थे, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी और कैसे उनकी मृत्यु हुई, उन सब के बारे में इस पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र हैं और उनके दरबारी कवि भी हैं। तो विद्वान इस ग्रंथ को, जो पृथ्वीराज रासो है, इसको प्रथम विकसनशील महाकाव्य मानते हैं। और इसके रचनाकाल के बारे में कहा गया है कि इसका रचनाकाल है वो 1343 ईस्वी में हुआ है, या लगभग कहेंगे 1343। एग्जैक्ट विद्वान कहते हैं कि 1400 संवत में इसकी रचना हुई है। 1400 संवत का अगर हम सन निकाले, ईस्वी निकाले, तो वो 1343 ही होगा। तो 1343 में इस ग्रंथ की, पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है। फिर है कि इस ग्रंथ को विशालकाय ग्रंथ माना गया है, क्योंकि इसमें लगभग 2500 पृष्ठों का संग्रह किया गया है। यानी 2500 पेज में ये लिखा गया ये ग्रंथ है, जिसमें 69 समय है। समय को हम क्या कहेंगे, जैसे पुस्तक अध्यायों में बटी हुई होती है, पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं, उसी प्रकार से कुछ एक महाकाव्य हैं जो सर्ग में बटे हुए होते हैं। जैसे रामचरितमानस है, वो कांड में बटी हुई है, जैसे उसके 7 कांड है, उसी प्रकार से, यानी 7 अध्याय हैं उसके। हर एक अध्याय का जो विषय है, कथा वस्तु है, वो है तो राम पर ही आधारित, लेकिन राम के जीवन के अलग अलग पहलू उसमें दर्शाए गए हैं। उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो के 69 समय है। उन 69 समय में पृथ्वीराज चौहान का बचपन, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका विवाह, उनका निजी जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनका राजनीतिक जीवन, उनकी युद्ध वीरता, उनकी रणनीति और फिर उनकी मृत्यु, यानी 69 समय में उनके पूरे जीवन को बांटा गया है, पूरे जीवन को उसमें अलग अलग दिखाया गया है। और उन 69 समय में जो अंतिम 10 समय है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन के द्वारा लिखे गए हैं। वो क्यों लिखे हैं जलहन ने, ये भी एक क्या कहें, एक घटना है कि पृथ्वीराज चौहान पर जब महमूद गोरी ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए थे गोरी के द्वारा, और गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले गए थे। और गजनी ले जाते समय चंद्रबरदाई भी उनके साथ गए थे, क्योंकि ये हमेशा, चाहे युद्ध भूमि हो, चाहे शिकार के लिए जाना हो या कहीं भी जाना हो, चंद्रबरदाई हमेशा उनके साथ रहा करते थे। तो जब गजनी लेके गए पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर, तब चंद्रबरदाई उनके साथ गए थे। तो उस समय वो पृथ्वीराज रासो की रचना कर रहे थे। तो तब तक 59 ही सर्ग लिखे गए थे। तो फिर इस अधूरे पृथ्वीराज रासो को वो अपने पुत्र जलहन को सौंप के चले गए थे कि आगे तुम इसको पूरा करोगे। और फिर वो गजनी चले गए थे और वहाँ पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसको पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। अब है कि पृथ्वीराज रासो की हमने कवि के बारे में जान लिया, उनके रचनाकाल के बारे में जान लिया, कितने इसमें समय सर्ग है उसके बारे में जान लिया, इसकी कथा वस्तु क्या है उसके बारे में हमने जान लिया है। अब है कि कुछ एक विद्वान पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर संदेह करते हैं। प्रमाणिकता पर संदेह यानी प्रमाण रूप में ये सही है या नहीं है। कुछ एक विद्वान इसको बिल्कुल सही मानते हैं, कुछ एक विद्वान है जो इसको बिल्कुल ही काल्पनिक मानते हैं कि ये किसी भी इतिहास तथ्य पर आधारित नहीं है। लेकिन कुछ एक विद्वानों का ऐसा वर्ग भी है जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी उसमें कुछ एक बातें तो ऐतिहासिक मानते हैं और उन्हीं ऐतिहासिकता में कुछ काल्पनिक तथ्यों का समावेश मानते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इसको कौन कौन से विद्वान है जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, कौन से विद्वान है जो इसको
प्रमाणिक मानेंगे और कौन से हैं जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानेंगे। तो इसमें विद्वानों के 3 वर्ग बनते हैं, जिसमें पहला वर्ग है इसको अप्रमाणिक मानने वाले। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान है वो ये कहते हैं कि ये ग्रंथ बिल्कुल ही अप्रमाणिक है, बिल्कुल ही ये काल्पनिक है, किसी भी इतिहास तथ्य पर ये आधारित नहीं है। तो इसमें जो अप्रमाणिक मानने वाले हैं, इसमें जो प्रमुख नाम है वो है डॉक्टर वुलर का। इसके अलावा डॉक्टर वुलर के अलावा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के अलावा रामकुमार वर्मा है, वो भी इसको अप्रमाणिक ग्रंथ ही मानते हैं। अप्रमाणिक ग्रंथ क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें जो सन संवत दिए गए हैं वो इतिहास से मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में बताया गया है, पृथ्वीराज चौहान का पूरा समय बताया गया है, उसके युद्ध बताए गए हैं, उसकी विजय के बारे में, उसके राज्य विस्तार के बारे में बताया गया है, वो इतिहास के तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्ण रूप से अप्रमाणिक मानते हैं, जिसमें है डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। इसमें 9 नाम दिए गए हैं, आपको पूरे 9 के 9 विद्वानों के नाम याद करना जरूरी नहीं है। इसमें 3 है जो सबसे महत्वपूर्ण है, डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा, जो इनको पूर्ण रूप से अप्रमाणिक मानते हैं कि इसकी घटनाएं, इसमें जो नाम दिए गए हैं इस ग्रंथ में वो इतिहास के साथ मेल नहीं खाते। और भी जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में बताया गया है, उसके युद्ध के बारे में बताया गया है, उसके पारिवारिक जीवन के बारे में बताया गया है, साथ ही मोहम्मद गोरी के साथ उसका जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी जो तिथियां दी गई है वो तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। इसलिए विद्वानों का ये वर्ग इसे पूर्ण रूप से अप्रमाणिक मानता है। इसके अलावा जो इसको प्रमाणिक मानने वाले हैं, फिर आगे आता है विद्वानों का दूसरा वर्ग जो इसे पूर्ण रूप से प्रमाणिक मानते हैं। इसमें आता है श्याम सुंदर दास का नाम, कर्नल टॉड का नाम, मिश्र बंधुओं का नाम, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे का नाम। ये वो वर्ग है जो इसे पूर्ण रूप से प्रमाणिक मानते हैं। इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, इसमें जो तिथियां दी गई है उसे पूर्ण रूप से प्रमाणिक मानते हैं। और उसे प्रमाणिक मानने के पीछे ये है कि इन्होंने कुछ ऐसे, जो मोहनलाल विष्णुलाल पांडे हैं, इन्होंने एक आनंद संवत की कल्पना की है कि आनंद संवत के अनुसार इसमें जो तिथियां दी गई है वो सही साबित होती है। इसके अलावा और भी अन्य तथ्य हैं वो इतिहास के साथ कुछ हद तक मेल खाते हैं। इसलिए विद्वानों का दूसरा वर्ग, जिसमें श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मिश्र बंधु, ये इसको प्रमाणिक मानते हैं। अब आता है विद्वानों का तीसरा वर्ग जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक यानी कुछ इसमें ऐतिहासिक तथ्य भी मानते हैं और कुछ इसमें कल्पना का समावेश भी मानते हैं। इसमें है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम, सुनीति कुमार चैटर्जी का नाम, अगरचंद नाहटा, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये वो विद्वान है जो इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी इसमें जो घटनाएं, जो तिथियां, जो जीवन चरित्र दिया गया है पृथ्वीराज चौहान का, उसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कुछ काल्पनिक तथ्यों का समावेश मानते हुए इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो यहाँ पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने पढ़ा, उसके रचना काल के बारे में, उसके रचयिता के बारे में, उसकी कथावस्तु के बारे में, और इसकी प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता और अर्ध प्रमाणिकता, इन तीनों श्रेणियों के विद्वानों के बारे में पढ़ा कि वो किस आधार पर इसे अपना मत इस पे लगाते हैं कि इसे अर्ध प्रमाणिक, प्रमाणिक या अप्रमाणिक इसको साबित करते हैं। तो यहाँ हमने दोनों प्रश्न अच्छे से डिस्कस किए हैं, पृथ्वीराज रासो के बारे में और रासो काव्य परंपरा के बारे में।